हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम यूनिट नंबर 6 कर रहे थे, तो आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वॉयलेंस इन इंडिया और थोड़ा सा और चीज़ें इसमें हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, स्टेट वॉयलेंस इन इंडिया का मतलब है जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस, मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जनता के अगेंस्ट ज़बरदस्ती करते हैं। ये वॉयलेंस अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे फिजिकल असॉल्ट, इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल टॉर्चर, फेक इनकाउंटर्स और पीसफुल प्रोटेस्ट को फोर्सफुली सप्रेस करना। बहुत बार स्टेट वॉयलेंस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन कई केसेस में ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। इंडिया में स्टेट वॉयलेंस का इशू तब हाईलाइट होता है जब लोगों को अपनी आवाज़ उठाने पर रेप्रेशन का सामना करना पड़ता है। इस वॉयलेंस का इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा होता है, बल्कि पूरे सोसाइटी में डर का माहौल भी बन जाता है। स्टेट वॉयलेंस के अगेंस्ट अवेयरनेस बढ़ाने और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने के लिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें सिस्टमैटिक चेंजेस की ज़रूरत होती है। नाउ एन ओवरव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे द स्ट्रक्चरल पोजिशनिंग ऑफ बॉर्डर्स इन साउथ एशिया। देखिए, साउथ एशिया में बॉर्डर्स का स्ट्रक्चरल पोजीशनिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकली रूटेड है। ये बॉर्डर्स कॉलोनियल एरा के वक्त ड्रॉ किए गए थे, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, और इनका इन्फ्लुएंस आज तक देखने को मिलता है। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो बॉर्डर्स को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। इस डिवीज़न के कारण काफ़ी लोग अपने घर और मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ये बॉर्डर्स सिर्फ जियोग्राफिकल लाइंस नहीं है, बल्कि इनका पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर्स के स्ट्रक्चरल पोजीशनिंग की वजह से साउथ एशिया में कई डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का इशू, इंडिया बांग्लादेश के बीच इनक्लेव्स का मैटर और इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ये बॉर्डर कई बार एथनिक कम्युनिटीज़ को डिवाइड करते हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर टेंशन और माइग्रेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। साउथ एशिया के बॉर्डर्स काफ़ी मिलिटराइज्ड हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस हेविली डिप्लॉयड होते हैं और ये एरियाज़ कई बार कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बन जाते हैं। बॉर्डर्स का ये स्ट्रक्चर रीजनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेशंस डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। नाउ आइडिशनल इन्फ्लुएंसेस। देखिए, आइडिशनल इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है थॉट्स का प्रभाव। ये वो कॉन्सेप्ट, बिलीव्स, वैल्यूज़ और आइडियाज़ होते हैं जो लोगों के सोचने का तरीका, उनकी डिसीजंस और एक्शंस को शेप करते हैं। जब हम आइडिशनल इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि कैसे अलग अलग आइडियाज़ या सोचकर स्कूल्स ऑफ थॉट्स सोसाइटी, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक, कल्चर और इवन इंडिविजुअल बिहेवियर पर असर डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक देश में डेमोक्रेसी का आइडिया स्ट्रांगली रूटेड है, तो वहाँ के लोग और लीडर्स अपने एक्शंस और पॉलिसीज़ को डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से गाइड करेंगे। सिमिलरली, अगर किसी कम्युनिटी में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों के जीवन का तरीका, कस्टम्स और डेली प्रैक्टिसेस उन वैल्यूज़ से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आइडिशनल इन्फ्लुएंसेस को हम कल्चरल नॉर्म्स, रिलीजियस बिलीफ्स, फिलोसफिकल थियोरीज और इवन एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसेस सोसाइटीज़ को शेप करते हैं और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने में भी मदद करते हैं। इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आइडियाज़ टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं और नए कॉन्टेक्स्ट में फिट होते हैं। नाउ रामपंथ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, रामपंथ ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ग्लोबलाइजेशन का तेज़ी से और वाइडस्प्रेड तरीके से फैलना। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया के अलग अलग देश और लोग आपस में इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और लोगों के ग्लोबल स्केल पर एक्सचेंज बढ़ गया है। रामपंथ ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है और हर जगह इसका असर दिखाई दे रहा है। इसका इम्पैक्ट हर फील्ड में दिखाई देता है, जैसे कि इकोनॉमी। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट में ईजिली सेल कर सकती हैं, इससे ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं और बिजनेसेस अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेंटर्स को उन जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहां कॉस्ट कम हो, लेकिन इससे लोकल इंडस्ट्रीज़ और जॉब्स पर प्रेशर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन से कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत बढ़ गया है। अब लोग अलग अलग देशों के म्यूज़िक, मूवीज़, फैशन, फूड और लाइफस्टाइल से फेमिलियर हो रहे हैं। इससे एक ग्लोबल कल्चर बन रहा है, लेकिन कई बार लोकल कल्चर्स खतरे में आ जाते हैं।
रैपिड ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी का स्प्रेड भी बहुत फास्ट हो गया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया को और भी इंटरकनेक्टेड बना दिया है। लोगों को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का एक्सेस ईजिली मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO, IMF और UN का रोल बढ़ गया है और देशों के बीच कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो गया है। लेकिन रामपन ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, एनवायरनमेंट पर प्रेशर बढ़ रहा है और लोकल कल्चर और इकोनॉमिक को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदे तो है, लेकिन इस प्रोसेस को बैलेंस और इंक्लूसिव वे में हैंडल करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, इस यूनिट में इतना ही। ये हमारी यूनिट नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो गई है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।